अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नियम विरुद्ध भी है। ये उस एसडीएम की अधिकारिता में नहीं था, क्योंकि जो पूर्व में जो म्यूटेशन भरा गया था वो तहसीलदार के द्वारा भरा गया था। तो नियम विरुद्ध भी है और ये जन भावनाओं के भी विरुद्ध है। इसको आप देखें और जब आप अपना उत्तर दें तो कम से कम इसके लिए भी 2 लाइन बोलना। और वहां से कलेक्टर ने तुरंत उनको चार्जशीट दे दी 16 सीसी में, लेकिन अभी तक उनको हटाया क्यों नहीं गया जब जन भावना इतनी उनके विरोध में है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि उनको हटाया जाए और इसको देखा जाए कि इसको किस तरीके से वापस चरागाह दर्ज हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, कई हमारी ग्राम पंचायतें अभी नगर पालिका बनी है और जब वो नगर पालिकाएं बनी है तो उसमें चरागाह भूमि पर कई अतिक्रमण है, आवासीय कॉलोनी बस गई है। इसके लिए राजस्व विभाग ने और यूडीएच विभाग ने अभी एक परिपत्र निकाला है 17/4/2025 को। जो मेरे पास में जो परिपत्र है उसमें प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के हस्ताक्षर हैं, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग के हस्ताक्षर हैं और प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग के हस्ताक्षर है। इसमें जो सर्कुलर में जो निर्देशित किया गया है वो ये निर्देशित किया गया है कि राजकीय भूमि पूर्व में ही निकायों के नाम दर्ज हो चुकी है अथवा अब दर्ज होनी है, उन सभी में भूमि का वर्ग परिवर्तन कर गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जाए। आपका निर्णय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सघन आबादी बस गई है, जो वर्षों से 50-50, 60-60 सालों से वहां बस गए हैं, जिन्हों के बिजली के भी बिल हैं, के भी बिल हैं, लेकिन अभी तक आपने जो सर्कुलर निकाला परिपत्र उसकी पालना अभी नहीं हो रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी पालना आप सुनिश्चित करें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि गत बजट में डेगाना विधानसभा की उप तहसील भेरुंदा को और भादरा विधानसभा की उप तहसील भिरानी को क्रमोन्नत करने के घोषणा की गई थी, जिसका अभी भी क्रमोन्नत नहीं किया गया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी क्रमोन्नत करें। और मैं भेरुंदा के बारे में बताना चाहूंगा, भेरुंदा उप तहसील की तहसील है रियाबड़ी और रियाबड़ी है मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में। मतलब डेगाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेड़ता में जाना पड़ता है कोई भी कार्य के लिए। और जो वर्तमान में ये भेरुंदा पंचायत समिति मुख्यालय है और इसकी 31 ग्राम पंचायतें हैं और इसकी जो 9 पटवार मंडल हैं वो डेगाना में है। तो अगर उसको ठीक किया जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप इसको क्रमोन्नत करें। इसके अलावा अभी बजट में घोषणा की गई है कि उपखंड तहसील और उप तहसील कार्यालयों के लिए भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ और फर्नीचर आदि के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसमें मेरी मांग रहेगी कि डेगाना, सांजू, भेरुंदा, भिरानी के लिए भी नवीन कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाए तथा नवीन फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, जब किसान अपनी भूमि का, कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराता है तो रजिस्ट्री के बाद में उसका म्यूटेशन खुल जाता है। लेकिन यदि कोई किसान है, 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा कृषि भूमि में से अगर वो 2 बीघा की कन्वर्जन करा लेता है, उसको आवासीय रूपांतरण करा लेता है या व्यवसायिक रूपांतरण करा लेता है और उसकी रजिस्ट्री कराता है, तो इसका म्यूटेशन नहीं खुलता। इसका म्यूटेशन भी नहीं खुलता, यहां तक कि उसकी कोई एंट्री भी नहीं होती है राजस्व रिकॉर्ड में। और इसके कारण से वो जो भूमि है बस उनके पास में, विक्रेता और क्रेता के पास में, केवल दोनों के पास में जो विक्रय पत्र होता है वो ही रहता है। इस कारण से जो भूमि है, जो विक्रेता है, उसी के नाम वो पूरी भूमि रहती है। और ऐसा देखा गया है कि कई बार विक्रेता ने उसको पुनः उसका बेचान कर दिया और कई बार विक्रेता लोन ले लेता है और ये किसी को पता भी नहीं चलता। तो मेरा आपसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि इसको देखे, या तो म्यूटेशन होए या जमाबंदी में ये नोट दर्ज होए जिसमें कि उस रजिस्ट्री का हवाला होए,
ताकि कभी भी कोई बात हो तो उस रजिस्ट्री के हवाले से सही स्थिति का पता लगाया जा सके और लोग भी जो है इसमें धोखाधड़ी भी ना हो, इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, लगातार कृषि भूमि के दाम भी सब जगह बढ़े हैं और जब दाम बढ़े हैं तो भूमि के संबंध में विवाद भी होते हैं और जब विवाद होते हैं तो पहली चीज आती है कि इसका सीमा ज्ञान कराया जाए, इसका नापजोक कराया जाए। और आजकल जो हमारी कृषि भूमियां हैं, विकास के कारण से जगह जगह आसपास आवासीय कॉलोनी डेवलप हो गई, कई जगह बड़े बड़े भवन बन गए और जब वहां के पटवारी गिरदावर की टीम बना करके उसको नपाए जाने के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि आप इसको भूप्रबंध विभाग से आप इसको नपाइए, डीजीपीएस मशीन से इसको नपाइए। और इस कारण से कई महीनों तक, और ऐसा देखा गया कि एक एक वर्ष तक वो जमीन नहीं नप पाती। मेरा सरकार से मेरी मांग है कि ये मशीन जो है 13-14 लाख की आती है और इसको हर तहसील और उप तहसील पर डीजीपीएस मशीन को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वहां की टीम वहां रहे और तुरंत किसानों की जो भी भूमि संबंधी, रास्ते संबंधी कोई भी समस्या है उसका सीमा ज्ञान वो तुरंत करा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एक योजना है अभी 2025-26 के लिए, स्कीम फॉर द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26। इस योजना के अंतर्गत एकल खातेदारों की संख्या में बढ़ोतरी की जानी है। यह सरकार की योजनाओं के लिए भी बहुत अच्छी है और इसको अगर हम उदाहरण में समझें तो कि एक खसरा नंबर के 3 खातेदार हैं तो उनको समझाइश करके तीनों का विभाजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। इसका बंटवारा होने के बाद में 3 खाते हो जाएंगे। तो ये भारत सरकार की योजना है, इसमें अच्छा इंसेंटिव्स भी है और मेरी जानकारी के अनुसार ये योजना 25-26 तक ही है। या तो इस योजना का समय बढ़ाया जाए क्योंकि इसमें से इंसेंटिव्स के रूप में राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर हम 50% से ज़्यादा एकल खाते कर लेते हैं। और मेरा ये भी इसमें आग्रह रहेगा कि यदि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो जो 600 करोड़ रुपए आपके पास में आते हैं उसको आप केवल राजस्व विभाग पर खर्च करिए। उसका चाहे तो आप उपकरण ले लें, आप उसका कार्यालय भवन बनाएं, आवासीय भवन बनाएं, वाहन भी उपलब्ध कराएं, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। माननीय सभापति महोदय, जब हम रजिस्ट्री के द्वारा अपनी कृषि भूमि का बेचान करते हैं तो अभी जो सिस्टम कर रखा है उस सिस्टम के अनुसार ऑटो म्यूटेशन होता है, अपना आप उसका म्यूटेशन खुल जाता है। लेकिन कई बार इस सिस्टम में भी गलती हो जाती है, त्रुटियां रह जाती है। किसी खातेदार ने एक खसरे का बेचान किया और सिस्टम की गलती से पूरा खसरा नंबर का म्यूटेशन हो गया। कई बार विक्रेताओं के नाम, संबंध, पिता, पति, इनके नाम गलत दर्ज हो जाते हैं। खातेदार द्वारा अपने हिस्से कुछ जमीन का बेचान किया जाता है लेकिन म्यूटेशन संपूर्ण का खुल जाता है। तो इसके लिए भी मेरा है कि इसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि मौके पर ही तुरंत जानकारी होते ही दस्तावेज को देख करके शुद्धि हो जाए और इसको अगर हम 166 नियम में ले लें तो तुरंत इसका करेक्शन हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कई हमारी भवन है, सरकारी भवन, जिनका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक अंकन नहीं हुआ, तो उसका भी आप राजस्व रिकॉर्ड में, चाहे शमशान, कब्रिस्तान, सरकारी भवन, चाहे कोई भी हो, और इसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो जयपुर में महाराजा और महारानी कॉलेज हैं वो भी आज तक यूनिवर्सिटी के नाम नहीं है। इसको आप देखें और जिला कलेक्टर जयपुर को निर्देशित करें कि उन दोनों को यूनिवर्सिटी के नाम, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, यूनिवर्सिटी के अंग है, तो उसका जो नामांतरण है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम पर खोले। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शत्रुघ्न गौतम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 राजस्व बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको और मेरी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। राजस्व विभाग एक विभाग नहीं है, अपितु ये एक ऐसा विभाग है जो किसान से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है, मूल रूप ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है। ये जमीन किसान का मूलधन है, जमीन के बिना किसान का जीवन अधूरा है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम देखें कि आज इस पवित्र सदन में हम बैठे हैं और हम बात करें तो
तो हर चीज का विकल्प हो सकता है। आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, जिस पवित्र सदन में बैठे हैं, इसमें 1 लाख आइटम होंगे, लेकिन इस जमीन पे जहाँ पे ये बना हुआ है, इस जमीन का कोई विकल्प नहीं है। ये जमीन जयपुर के हृदय स्थली में है। तो इसी तरह आज़ादी के बाद टेनेंसी एक्ट बना, कुंभराम जी आर्य पहले राजस्थान के पहले राजस्व मंत्री थे, और जिस तरह से नियम कायदे बने, निश्चित रूप से हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ से इसमें अमेंडमेंट होते गए, परिवर्तन हो गए। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, जो लोग कहते हैं कि ये पर्ची की सरकार है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये पर्ची की नहीं, अपितु राजस्थान की जनता की मर्जी की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार है। ये किसान के बेटे भजन लाल जी के नेतृत्व की सरकार है। इस सरकार की बात करें, माननीय सभापति महोदय, कि मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हम राजस्व की बात कर रहे हैं। अभी माननीय सदस्य मेरे से पूर्व बोल रहे थे कि पटवारियों, मुंडावर से आने वाली रीटा जी बोल रही थी कि बहुत सारे पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2019 के अंदर पटवार मंडल की सीधी भर्ती की वैकेंसी निकाली। 19 से भर्ती करते करते, अमेंडमेंट करते करते, परीक्षा करते करते और ज्वाइनिंग कराने में पिछली सरकार ने 2022 में 5300 पदों के लिए ज्वाइनिंग दी। और एक तरफ ये डबल इंजन की सरकार है, ये भजनलाल जी की सरकार है, ये गारंटी की सरकार है, और ये 2025 के अंदर वैकेंसी निकाली और आज पटवारियों को जिले अलॉट कर दिए गए और पटवारी ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगले महीने में पोस्टिंग दे दी जाएगी। 4400 पटवारियों की भर्ती करके, परीक्षा करके, रिजल्ट आउट करके और इन पटवारियों को जिला अलॉट करके ग्राम पंचायतों में भेज दिया जाएगा। ये परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारी सरकार में। माननीय सभापति महोदय, 2 वर्षों के अंदर हम बात करें, ये बात बार बार आती है, तो 2 वर्षों के अंदर 2294 नवीन राजस्व गांव का सृजन हमारी सरकार ने किया, जबकि 5 साल में जो ये बोलते हैं 1517 नवीन राजस्व गांवों का सृजन किया। ओडीएफ की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड को इस बजट के अंदर 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि राजस्व मंडल अजमेर की नवीन बिल्डिंग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। और केकड़ी के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस 2026 के बजट में मिनी सचिवालय के लिए जो आपने प्रोविजन किया है, इसके लिए मैं केकड़ी की जनता की तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद दूंगा। अभी माननीय मुंडावर से आने वाली मान सदस्य कह रही थी कि जिलों का एलोकेशन और जो बात कर रही थी, आपने संभाग बनाए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, किस तरह से कैटेगराइजेशन किया, किस तरह से जिलों का कैटेगराइजेशन किया आपने। कई जिले 5 लाख की जनसंख्या में, किस संभाग की क्या स्थिति है। बहुत से लोगों को तो 6 महीने तक ये पता नहीं था कि हम किस जिले में हैं, हम किस संभाग में हैं, हम कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं माननीय सरकार को और माननीय सभापति महोदय, हम सब ये एक चिंतन का विषय है। ये नहीं कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, विधायक बनते हैं। एक विधायक अगर 3 लाख वोट पे विधायक बनके और चुन के जनता के बीच आते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं कि 5 साल के बाद जनता में जाके और हमको हमारी परीक्षा देनी पड़ती है। एक तरफ आप लोगों को, सबको वो लोग लीड करते हैं जो 28 साल के अंदर, 25 साल के अंदर पढ़ लिख के अधिकारी बन के आते हैं, उनकी बात में आने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से मैं बताऊंगा अभी कि बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट करना चाहिए, राजस्थान के हित के लिए हमको चिंतन करनी चाहिए। आज मैं माननीय आदर्श नगर से आने वाले या माननीय कहाँ से बहुत से लोग सदस्य, राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य ये कहते हैं ऐसा हो गया, 2 साल के अंदर ये हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार थी, आपके जादूगर जी थे, उनको सलाह दी होती तो आप उधर क्यों बैठते हैं, इधर ही बैठते हैं। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँ, मैं केवल केकड़ी विधानसभा की बात करूंगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 1984 के अंदर एक मालपुरा टोडराई सिंह से एक विधायक जीते, चतुर्भुजी चौधरी। उनके मन में सोच थी, उनके मन में एक सोच थी कि दोनों पहाड़ों के बीच में बनास नदी को रोक के और इस पर एक डैम बनाया जाए। जब उन्होंने परिकल्पना भी नहीं की कि बनास नदी को रोकने से क्या होगा, लेकिन उनके मन में सोच थी और वो उस समय डैम की घोषणा हुई। और बीसलपुर डैम जो आज राजस्थान की जीवन रेखा है,
लाइफलाइन है, दोनों डैम के बीच में, दोनों पहाड़ों के बीच में रोक के डैम बनाया गया। और जब डैम बना तो लोगों की जमीन भी गई, लोगों को मुआवजा भी मिला और उनको अवार्ड भी जारी किए। माननीय सभापति महोदय, आज 40 बरस हो गए, 40 बरस हो गए, आज भी किसान को जिसको अवार्ड मिले थे उनको जमीनें, उनको उनका मुआवजा या उनकी जमीनें जिस रेशो में मिलनी चाहिए उस रेशो में नहीं मिल रही। और मैं बात करता हूं मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की। माननीय सभापति महोदय, टेनेंसी एक्ट के अंदर कहा गया है कि चरागाह में क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, चरागाह में अलॉटमेंट नहीं कर सकते। और मैं आपके माध्यम से मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी से सटा हुआ अजमेर रोड के ऊपर 5 किलोमीटर आगे एक मेन रोड पे जमीन है, 400 बीघा, 400 बीघा जमीन बीसलपुर विस्थापितों के लिए 8 से 13 की सरकार में, जादूगर जी की सरकार में वो रिजर्व की गई बीसलपुर विस्थापितों को आवंटन करने के लिए। और जब आवंटन जो कि नहीं कर सकते थे, राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए थी, लेकिन जिलाधीश महोदय ने वहां के वहीं स्वीकृति दे दी, आवंटन कर दिया कि यह जमीन बीसलपुर विस्थापितों के लिए रिजर्व की जाती है। और बीसलपुर विस्थापितों को रिजर्व करके और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। जिस जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए बीघा है, माननीय सभापति महोदय, अपने चैतों को अलॉट कराए कांग्रेस के नेताओं ने। और एक ही दिन के अंदर ये 34 खातेदार, जो 34 व्यक्ति हैं, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी जगदीश धाकड़ नाम के व्यक्ति से अलॉटमेंट होने के बाद गांव के लोग, जो पंचायत की प्रोसीडिंग में नहीं है, नामांतरण पंचायत ने नहीं खोला, पंचायत की ग्राम सभा में कुछ नहीं हुआ, गांव के लोग विरोध करते रहे, मौके पे कब्जा नहीं है, मौके पे कोई उनका पोजीशन नहीं है। हम लोग हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। 2013 में जब हमारी लोक कल्याण की वसुंधरा जी की सरकार आई, हमने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी, हमको कलेक्टर को लिखा, वसुंधरा जी ने मदद करके रेवेन्यू सेक्रेटरी को आगे इसकी जांच करिए। और 13 से 18 में 100 बीघा जमीन चरागाह की वापस चरागाह के नाम आई और चरागाह के नाम अंकित हुई। और इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं क्या कर दिया सरकार ने, क्या चरागाह के ताला कुछ ताला चाबी लगा के तुम्हें चाबी दे दी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि राजस्थान की इनकी सरकार आई और 22 के अंदर इनकी सरकार के मुखिया, जिनको जादूगर जी कहते हैं, उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बंद करके और उनको वापस जमीन देंगे और वापस जमीन देने का काम के लिए आदेश किए। और 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, 400 करोड़ रुपए का घोटाला। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन दोषी है, कौन सा अधिकारी है, कौन कलेक्टर था, कौन तहसीलदार था, कौन एसडीएम था, कौन से नेता की जमीन है। आज नैतिकता की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, मंत्री जी को, राजस्थान सरकार की मुखिया को निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराइए, इसका दूध का दूध, पानी का पानी करिए। 400 करोड़ रुपए का घोटाला एक सामान्य से गांव में, एक ऐसे व्यक्ति जो कि गांव के लोग, चरागाह किस लिए बना होता है, चरागाह का काम होता है, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे आने वाले कि चरागाह पशुओं के चरने के लिए। क्या आदमी, क्या कांग्रेस के नेता उस जमीन को लेने का अधिकार रखते हैं? माननीय सभापति महोदय, दुख होता है जब गांव का अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जब न्याय के लिए तरसता है और फिर भी ऐसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अजगरा के लिए माननीय सभापति महोदय कमेटी बननी चाहिए और समय सीमा के अंदर इसके अंदर जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब टेनेंसी एक्ट बना था तो उसमें था कि क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। चरागाह के अंदर 4 हेक्टेयर से ज्यादा राज्य सरकार को भेजा जाए, राज्य सरकार की परमिशन नहीं ली गई, राज्य सरकार से नहीं पूछा गया, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला है। और आज भी किसी का पोजीशन नहीं है और 18 लोग एक ही दिन में, एक ही पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री होती है, नामांतरण खुलता है और उस पटवारी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वसुंधरा जी की सरकार लिखती है सस्पेंड करी जाए। और आपके मुख्यमंत्री जी, आपके मुखिया फाइल पे आदेश करके कहते हैं कि नहीं, इनकी कार्रवाई ड्रॉप की जाती, इनकी कार्रवाई ड्रॉप की जाती है। ये शायद आपको दे सकता हूं, टेबल कर सकता हूं, देख लेना। माननीय अमीन हवा महल से आने वाले सदस्य, आप देख रहे हैं गौर से, तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय कि निश्चित रूप से मैं आपको निवेदन करूं कि केकड़ी के अंदर एक रिंग रोड बनी।
हमने 2013 से 2018 के बजट के अंदर वसुंधरा जी की सरकार में 2016 में 71 करोड़ रुपए से रिंग रोड स्वीकृत कराई, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाई। सरकार बदल गई, 71 करोड़ की रिंग रोड को बदल के 35 करोड़ की बजट घोषणा करी गई। जब बजट घोषणा आ गई 20 में, बजट घोषणा में लिखा गया कि 35 करोड़ की सड़क बनेगी, और क्या अलाइनमेंट बनाया और किस तरह से जमीनों की बंदरबाट हुई। इस तरह की सांप सीढ़ी की रोड रिंग रोड के नाम पे राजस्थान में यदि कहीं है तो वो केकड़ी के अंदर है, जिसको देखो जब लगा कि ये जमीन कांग्रेस के प्रभावशाली नेता ने खरीद ली कि जमीन को इधर घुमा दो, कि लगा कि इधर खरीद ली तो उधर घुमा दो। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर इसकी जांच हो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला केकड़ी बाईपास पे है, जिसपे 400 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई। और तो और माननीय सभापति महोदय, केकड़ी एक ऐसा कस्बा है जहां पे जनरल की एससी की जमीन, ये दलित की बात करते, ये अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते। मैं सदन के ऊपर नियम और कानून प्रक्रिया की बात करूं तो एक तहसीलदार जिसका ट्रांसफर 3 अगस्त को हो जाता है, वो रिलीव नहीं होते, और शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीन जनरल के नाम रजिस्ट्री कराते हैं। रात को भी तहसील खुलती है, रात को 10:30 बजे एक ही दिन में 400 रजिस्ट्रियां कर जाते हैं, और फिर कहते हैं यहाँ पे नियम और शुचिता और कानून की बात करें। माननीय सभापति, में गंभीर विषय है कि कहीं भी राजस्थान में भूखंडों की रजिस्ट्री तहसीलदार अगर होती हो तो कहीं बता दें कि एससी की जनरल के नाम हो जाए। ये सारे मैं टेबल करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, कि हम आप आज जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे विषयों पे, कि पटवारी की भर्ती हो या चरागा है, चरागा जमीन सामान्य जमीन नहीं होती। चरागा की जमीन माननीय सभापति महोदय, चरागा पे अमेंडमेंट आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बीबीजी राम जी के अंदर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चरागा एक गांव के अंदर कहीं 100 बीघा है, कहीं 200 बीघा है, कहीं 500 बीघा है, प्रभावशाली लोग कब्जा करके और उस पर बैठते हैं। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं, चाहे सिवाई चक जमीन हो, चाहे चरागा जमीन हो, ये चिन्हित होके उनके लिए बजट का एलोकेशन होना चाहिए कि इतना बजट, चाहे वो बीबीजी राम जी में हो, चाहे अन्य योजना में हो, चाहे किसी भी योजना में हो, हर गांव का क्रमबद्ध तरीके से चरागा के लिए अतिक्रमण हटने चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊं, मेरी विधानसभा की बात करूं कि जैसे हिंगतड़ा गांव है, दानमा गांव है, अजगरा गांव है, इसमें चरागा में 40 साल पहले लोगों ने मकान बना ली। अब चरागा में मकान बना लिए, वो कहते हैं पट्टे दिलाओ, अमेंडमेंट करो। तो चरागा की जमीन चाहे गौशाला हो, गौशाला के लिए हो, इसमें सरलीकरण होना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, बिराजे ये तो पीते ही नहीं, हरिमोहन जी नहीं पीते ना। हाँ है, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जो विपक्ष के नेता है, जो विपक्ष के नेता है, अलवर से आने वाले सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हरिमोहन जी से पूछो पीते कि नहीं पीते, हरिमोहन जी से पूछो, हरिमोहन जी से पूछो परमिशन। हाँ, मैंने भी ले रखी। माननीय सभापति महोदय, अलवर से आने वाले विपक्ष के नेता, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के अंदर आप कहते हैं कि प्रशासन गांवों के संग में हमने प्रभावी ढंग से लोगों की मदद की, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में टेबल करना चाहता हूं कि अलवर जिले के टेला तहसील के अंदर 497 हेक्टेयर जमीन आवंटन हुई। क्या वो ऐसे प्रभावशाली लोग थे कि आवंटन निरस्त होने के बाद भी, माननीय सभापति में, आवंटन निरस्त होने के बाद भी आज भी वो मौके पे कब्जा करके बैठे हैं? कौन है कब्जेदारी? और मैं तो विपक्ष नेता से कहना चाहता हूं कि आपको सांगानेर की
पेटा तालाबी जमीन की तो बड़ी चिंता थी, तो इसमें जरा बताइए कि ये 2000 बीघा जमीन, ये इसका मालिक कौन है और आज भी कब्जे जिनके आवंटन निरस्त होने। 2 वर्ष और 5 वर्ष का विषय आने वाला है, इसलिए निर्धारित समय है, अपनी बात कंक्लूड करके खत्म करें। माननीय सभापति महोदय, वो नहीं है, इस पे जिला कलेक्टर, तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी ने रिपोर्ट देके आवंटन निरस्त किया है। 2000 बीघा जमीन जो तालाब में, सिरिस्का अभ्यारण्य में, नदी नालों में गैर जिस तरह से नहीं हो सकती, उसमें आवंटन किया गया। मैं तो आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि नेताजी, कोई कार्रवाई की, प्रभावी कार्रवाई की चिट्ठी सरकार को आपकी तरफ से भी लिखे। आपने सांगानेर की जो जमीन का कार्तिक लाटा का मामला था, वो तो सदन में बड़े प्रभावी ढंग से उठाया, क्या ये भूल गए? ये भी एक जनता का विषय है, ये भी एक अलवर जिले का विषय है। आपसे ज्यादा प्रभावशाली तो अलवर जिले में कोई नहीं हो सकता। सुरेश मोदी प्लीज। धन्यवाद। आज जो है महत्वपूर्ण विषय चालू होने वाला है, इसलिए सिर्फ 2:30 बजे तक अपन को जो है इस पर चर्चा करनी है, और इसलिए सभापति महोदय, अपनी बात रखें। राजस्व की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूं। राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत पात्र भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को सिवाय चक, बंजड़, काबिल काश्त किस्म की भूमि वर्षों से काश्त कर रहे लोगों के नियमन हेतु उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियम 1970 के नियम 13 के तहत नियमानुसार आवंटन की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। नियम 13 के अंतर्गत उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति के गठन का जो प्रावधान है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष उपखंड अधिकारी द्वारा इस आशय की उद्घोषणा जारी की जाती है और जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है। इसके पश्चात आमंत्रित पात्र आवेदन पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष परामर्श हेतु रखे जाते। इस कमेटी में संबंधित माननीय विधायक, प्रधान, सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार और एक राज्य सरकार से नामित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। इसके द्वारा नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को नियम में उल्लेखित शर्तों पर भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि इस प्रकार की ना तो कमेटी का गठन हो रहा है, ना इस तरह की कोई उद्घोषणा हो रही है, और ना ही भूमि आवंटन काफ़ी समय से किया जा रहा है। मेरा आपसे के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रतिवर्ष नियमानुसार उपरोक्त बैठक किया जाना अनिवार्य किया जावे। यह मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है। मेरे पिताजी 4 बार इस सदन के सदस्य रहे। मैंने बहुत से कृषकों को और भूमिहीनों को आवंटन होते हुए देखा है, इसलिए मुझे इस नियम की जानकारी है। इसी नियम 1970 के उपनियम 20 में वर्षों से राजकीय भूमि का काश्त कर रहे काबिज व्यक्तियों को भूमि के नियमों के व्यापक प्रावधान है। जो व्यक्ति 20-30 वर्षों से राजकीय सिवायचक भूमियों पर भूमि सुधार कर अपने परिश्रम से काश्त योग्य बनाकर कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको इन भूमियों के खातेदारी अधिकार उपरोक्त भूमियों के प्राप्त होने चाहिए थे, परंतु आवंटन सलाहकार भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रतिवर्ष बैठक नहीं होने से पात्र व्यक्ति इससे वंचित रह रहे हैं। अतः मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि सभी क्षेत्रों में राजस्थान में इस तरह की आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया जावे और प्रतिवर्ष उनकी बैठक अनिवार्य की जावे। नीम का थाना उपखंड में मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की अधिकांश भूमियों की किस्म
प्रथम जमाबंदी में गैर मुमकिन पहाड़ अंकित है, जबकि मौके पर पहाड़ ना होकर कृषि योग्य भूमियां हैं। अतः गैर मुमकिन पहाड़ अंकित भूमियों के आवंटन नियम के संबंध में भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने की भी आवश्यकता है। एक मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि राजस्थान में भूमि का मालिक राज्य सरकार होती है। अगर हम जमाबंदी निकालते हैं तो उसमें भूमि धारक का नाम राजस्थान सरकार आता है, जबकि हरियाणा और अन्य कई राज्यों में भूमि का मालिक काश्तकार है। ये भेदभाव राजस्थान के कृषकों के साथ क्यों किया जा रहा है? मेरा सदन में सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के काश्तकारों को भी भूमि का मालिक होने का अवसर दें, जिस प्रकार से हरियाणा और अन्य राज्यों में है। मेरे पास दोनों प्रदेशों की जमाबंदियां मौजूद हैं। मैं आप चाहें तो टेबल कर दूं, आप चाहें तो राजस्व मंत्री जी को दे दूं, लेकिन इसी तरह का जैसा हरियाणा में प्रावधान है, इसी तरह का प्रावधान हमें राजस्थान में भी करना चाहिए और कृषक को भूमि का मालिक डिक्लेयर करना चाहिए, न कि राज्य सरकार को। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस वक्त टेनेंसी एक्ट बना था, और उस वक्त राजस्थान जो टेनेंसी एक्ट बना था उसमें जो व्यक्ति खेत जोतता था उसको खेत का मालिक डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी भी वो काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है। और इस तरह से आप ये प्रावधान हरियाणा की तरह से राजस्थान में कर आप निश्चित तौर पे राजस्थान के काश्तकार को खेत का मालिक बना सकते हैं। राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बातें आती हैं। जमीन की रजिस्ट्री में काफ़ी प्रयासों के बावजूद दरें तय हैं, ये पूरा सदन जानता है, हम सब जानते हैं। आज एआई के ज़माने में क्या कोई ऐसा ऐप डेवलप नहीं किया जा सकता जिसके जरिए रजिस्ट्री के कागज़ों की जांच अच्छी तरह से की जाए और तहसीलदार को इसके बीच में से हटा दिया जाए। उस ऐप के जरिए रजिस्ट्री जो पेश करता है आदमी, उसके कागज़ों की जांच हो और रजिस्ट्री, अगर वो ऐप अलाउ कर देता है तो रजिस्ट्री हो जाए। तो मेरा ये सोच है कि इससे भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी। और बरसों से ये जो नासूर हमारे यहाँ पला हुआ है कि रजिस्ट्री में पैसे लगते हैं, उसकी दरें तय हैं, तो उसको ऐप के जरिए ठीक किया जा सकता है। आदेशों के बावजूद भी आज तक म्यूटेशन पूरे के पूरे ऑटोमेटिक नहीं हो रहे हैं, किंतु परंतु उनमें कुछ न कुछ लगता है। तो इसकी भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार नामांतरण ऑटोमेटिक हो। महोदय, नक्शों में खसरा नंबर की स्थिति की अदला बदली हो जाती है। कई बार सेटलमेंट विभाग कर देता है, कई बार और लोग मिली भगत करके और जो सड़क के आगे की भूमि है उसको पीछे कर देते हैं और पीछे की भूमि को सड़क पर ले आते हैं। इससे कानूनी कार्रवाई बहुत बढ़ जाती है, लेकिन करने वालों को आज तक कोई दंड नहीं मिला है। इसलिए इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और जो दोषी व्यक्ति हैं जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सामूहिक खातों का विभाजन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। परिवारों में पहले बहुत सामंजस्य हुआ करता था, परिवार का बड़ा जमीन बांट देता था और सभी बेटे पोते उस पर उसी हिसाब से काबिज हो जाया करते थे। कागजों में बंटवारा नहीं होता था। आपसी तालमेल की कमी की वजह से अब सर्वसम्मति से बंटवारा नहीं हो पाता है, वह कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि राजस्व से संबंधित जितने मामले हैं उनकी कानूनी प्रक्रिया को एक तय सीमा में पूरा करने का कोई नियम बनावे, कोई प्रावधान करें कि अनलिमिटेड टाइम तक वो पेंडिंग नहीं रहे। जैसे खाते का बंटवारा है, इसके लिए समय सीमा तय की जा सकती है कि 3 महीने के अंदर अंदर एसडीएम या जो भी अधिकारी सुन रहा है उस मामले को, उसका निपटारा करें।
इस तरह के नियम बनाने से आप किसानों को लूटने से बचा सकेंगे। चरागाह भूमि की बात आई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे गांव चरागाह भूमि में बसे हुए हैं और आज से नहीं, बरसों से बसे हुए हैं। उन लोगों के पास बिजली के बिल हैं, उन लोगों के पास पानी के बिल हैं, उन लोगों का आधार कार्ड में नाम है, उसमें एड्रेस भी वहाँ का दिया हुआ है। और पहले नियम इस तरह के सख्त नहीं थे, सैकड़ों साल पहले जब से वो लोग बसे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति हैं और जिनके पास एक सीमा तक 100 मीटर या 200 मीटर तक मकान बनाया हुआ है, ऐसे लोगों को नियम बनाकर और उनको नियमित करने की कार्रवाई करें। वहाँ पर ना तो कोई घास उगती है, ना कोई पशु चरने के लिए आते हैं और वर्तमान में वहाँ पे लोग रिहाइश कर रहे हैं और ऐसे लगातार 200-200 घर एक साथ बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बेदखल करना शायद सरकार के लिए संभव नहीं है, तो क्यों नहीं उन्हें नियम बनाकर नियमित करने का प्रावधान करें। ग्रामों के बारे में भी आपने अभी बजट में प्रस्ताव किया है कि ब्राजिए 1 मिनट सर, इनको किसानों को खातिरदारी अधिकार का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। मेरा सदन के मार्फत आपसे निवेदन है कि अब ग्राम दान कतई उपयोगी नहीं है, इसको पूरा जड़ मूल से समाप्त किया जाना चाहिए, ग्राम दान को हटाना चाहिए और ग्रामदानी गांवों में रहने वाले काश्तकारों को वो ही अधिकार जो आम आदमी को मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए, जिससे ब्राजिए श्री अंशुमान सिंह भाटिया। 1 सेकंड और सब, 1 सेकंड। खनन क्षेत्र की ब्राजिए, एंट्री के भी कई बार 1 मिनट और खनन आज महत्वपूर्ण चर्चा है, धन्यवाद। 2 बजे से, तो इसलिए समय बिल्कुल ध्यान रखें। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 राजस्व पर विचार रखने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान पश्चिमी राजस्थान के जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, इसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो पश्चिमी भूभाग है राजस्थान का, ये काफ़ी विस्तृत है। और हमारा जो जैसलमेर जैसे जिला है, इसका 38,400 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है और केरल राज्य जितना तो हमारा सिर्फ जैसलमेर जिला है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार जो हमारे 2011 में कोलाई तहसील हुआ करती थी, उसके अंदर 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र तो सिक्किम राज्य से भी बड़ा था। तो ये बात अगर माने तो हमारे यहाँ पर कई की तहसील ऐसी है जो अपने आप में कई राज्यों से बड़ी है। तो हमारे जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र में एक हमारा नॉर्म्स दे रखा है कि जो भी नए उप तहसील बननी है उसमें 10 पटवार सर्कल और आपके एक तहसील के लिए 20 पटवार सर्कल की ऊपर एक तहसील सर्जित हो जाती है, जबकि हमें इसमें शिथिलता देने की आवश्यकता है। और मैं सरकार से मंत्री महोदय के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जो हमारे उप तहसील है इसमें 8 पटवार मंडलों पर एक उप तहसील देवें और हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में एक तहसील स्तर पर अगर 16 पटवार मंडल होते हैं तो वहाँ पर शिथिलता प्रदान करके वहाँ पे तहसील दी जावे। इस प्रकार से मेरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के कोलायत तहसील के अंदर एक गिरास उप तहसील की आवश्यकता है और हमारे बज्जू तहसील के अंदर एक गोकुल उप तहसील की अति आवश्यकता है। सभापति महोदय, मेरी आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे बीकानेर जिले के अंदर सीएडी, राजस्व, उपनिवेशन, ऊर्जा जैसे तमाम आईजीएनपी जैसे तमाम विभाग हमारे बीकानेर जिले के अंदर है। राजस्व मंत्री भी हमारे वहाँ क्षेत्र से आते थे, परंतु विडम्बना ये रही कि हमारे खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो छत्तरगढ़ तहसील है उसके अंदर तकरीबन 6,000 बीघा के अनियमित आवंटन आज से 1 साल पूर्व पकड़े गए और उन्हें 22(3) के तहत खारिज भी करा गया। और हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर 285 ऐसे आवंटन है जिसमें तकरीबन 7,500 बीघा जमीन हमने वहाँ पे अनियमित पाई, जिस पर 22(3) की कार्रवाई आज तारीख तक पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कोलायत के अंदर जो हमारे उप अधीक्षक कार्यालय है कोलायत के अंदर, जो 2015 में जिसकी जमीन आवंटित हुई वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य भी चालू हुआ और 2017 के अंदर भवन निर्माण पूर्ण भी हो चुका और वहाँ पे कार्यालय लगना भी चालू हो गया। परंतु विडम्बना देखिए, 2020 के अंदर 22/10/2020 को महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों के नाम पर वो ही सीओ की ऑफिस की जमीन एमएफआर विस्थापितों को दे दी जाती है, नामांकन खोल दिया जाता है और उस जमीन का कब्जा देके खातदारी देके जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है।
ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकता। नया नामांतरण खुलने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर 5000 स्क्वायर मीटर के अंदर उस भूभाग को कमर्शियल लैंड यूज में दिखाते हुए उस जमीन के ऊपर अलग अलग कार्य करे जाते हैं। तो इस प्रकार से पिछले सरकार के अंदर ये अनियमितता हुई। तो मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि नियम 14(4) के अंदर जो भी एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, एसडीएम, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करी जावे। और हमारे जो कोलायत कैचमेंट सरोवर है, जलदाय विभाग द्वारा जो एक नक्शा जारी करा था कोलायत कपिल सरोवर का, उसमें जल संग्रहण क्षेत्र के अंदर 1562 हेक्टेयर का भूमि दिखाई गई थी। और 2021-22 के अंदर ग्राम इंदो का बाला के खसरा 655/621, 654/621, 663/622, 619/398 और 626/380 में 52 बीघा जमीन अब्दुल रहमान बनाम सरकार के नियम के ऑर्डर के विपरीत जाके ये अलॉटमेंट वहां पर करे। तो मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वो इस अलॉटमेंट को निरस्त करें, क्योंकि 14(4) के तहत वहां पर निरस्ती के लिए कागज कलेक्ट्रेट में लग चुके हैं। इसे भी संज्ञान में लेके मंत्री महोदय उसको निरस्त करें। और सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर लाना चाहूंगा। जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिकांश लोग आज भी जीवन यापन पशुधन के आधार पर करते हैं। एक चिंताजनक आंकड़ा मेरे सामने आया जब मुझे ध्यान पड़ा कि 2007 और 2019 के पशुधन जनगणना के आंकड़े के अनुसार 50% ऊंटों की जनसंख्या घटी है राजस्थान के अंदर। और जो हमारी भेड़ है, जिसके ऊपर हमारे जैसे मगरा ऊन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसमें तकरीबन 30% उस भेड़ की